आपके ये वाली सीरीज में जो है बीए फर्स्ट ईयर वालों की। हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस। उसकी हम आगे हैं 8th क्लास लेके। ये पूरी क्लास आपकी हिंदी में होगी। आपको क्लास अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सा पार्ट है। हमने पहले पढ़ा था लोकसभा पार्ट फर्स्ट, जिसमें पढ़ा था हमने लोकसभा का संगठन पढ़ा था। अब हम पढ़ने वाले हैं लोकसभा की शक्तियां अथवा अधिकार एवं कार्य, जिसको हमने नाम दिया है पार्ट 2 लोकसभा। क्वेश्चन कैसे आता है ना, प्रश्न कैसे आता है, क्योंकि हम एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं तो एग्जाम में भाई प्रश्न कैसे आएगा, तभी तो हम उसका आंसर लिख पाएंगे। तो लोकसभा की शक्तियों का वर्णन करते हुए बताइए कि क्या यह एक अत्यंत शक्तिशाली सदन है। तो आइए हम देखते हैं कि इसको हम कैसे लिखेंगे एग्जाम में। आप चाहो तो आपके नोट्स बना सकते हो या फिर इसी वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हो। देखते हैं कि कुछ हमने 7 पॉइंट निकाले हैं, जिसमें आप पॉइंट में लिख सकते हो। तो पहला पॉइंट हमारा आता है विधायी शक्ति आता है, फिर वित्तीय शक्ति आता है, फिर कार्यपालिका का नियंत्रण नियंत्रण की शक्ति आती है, संविधान में संशोधन संबंधी शक्ति, फिर निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करता है, फिर जनता की शिकायतों का निवारण और विविध कार्य देखते हैं इसके। तो ये हमने यहाँ पे 7 कार्य देखे हैं किसके, लोकसभा के। शक्ति विधायी शक्ति में हम देखते हैं क्या होता है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद संघीय सूची एक संघ सूची है और कुछ परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय पर कानूनों का निर्माण कर सकती है। संविधान के द्वारा साधारण अवित्तीय विधेयक, वित्तीय विधेयक नहीं, अवित्तीय विधेयक और संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा के समान शक्तियां प्रदान की गई। देखो लोकसभा है और राज्यसभा है, तो दोनों को क्या करिए, समान शक्तियां प्रदान की गई है। किसमें, विधायी शक्तियों में। तो आती हमारी राज्य सूची और एक संघीय सूची, ये दोनों में। ठीक है, तो दोनों में क्या करा है, इन्होंने समान अधिकार इनको प्राप्त किए गए हैं। और दूसरा क्या आता है कि मतलब जो साधारण अवित्तीय विधेयक, मतलब जैसे किसी भी सीमा का नाम, मतलब सीमा को अपने को बड़ा करना हो, फिर कोई एक नया राज्य बनाना हो, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, सामान्य अवित्तीय विधेयक। और संविधान संशोधन के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्तियां प्रदान की गई है। लेकिन इसके साथ ही दोनों देखो, जब दोनों सदन आते हैं तो दोनों में कभी बाई चांस कभी मतभेद उत्पन्न हो जाता है, मतलब ना इधर ना उधर कुछ सुना ही नहीं जा रहा है, तो राष्ट्रपति द्वारा सदन की संयुक्त बैठक बुलाए जाने की व्यवस्था की गई। तो राष्ट्रपति जी क्या बोलते थे, आदेश आदेश चलो चलो इकट्ठे बैठेंगे, फिर वो इकट्ठे बैठ के क्या करते हैं, अपने संयुक्त बैठक लेते हैं। और लोकसभा की सदस्य संख्या राज्यसभा की सदस्य संख्या से दुगनी से भी अधिक होने के, अब आगे क्या लिखा इस बैठक, देखो राज्यसभा में ज्यादा सीटें है ही से 552 है, और लोकसभा में क्या है 250 सीटें हैं। तो ये क्या हो गई, जो राज्यसभा लोकसभा है ना, और राज्यसभा की सीटों से दुगनी से भी ज्यादा है। तो इस कारण कभी मतलब वोट डले भी तो वोट किसके पक्ष में होंगे, लोकसभा के पक्ष में होंगे। तो भाई साधारण सी बात क्या है कि जिसके वोट ज्यादा होते हैं उसी की मानी जाती है, तो लोकसभा की यहाँ पे मानेंगे ये लोग। बैठक में विधेयक के भाग का निर्णय लोकसभा की इच्छा अनुसार ही होता है। इस प्रकार कानून निर्माण के संबंध में अंतिम शक्ति लोकसभा में ही, क्योंकि भाई उसके पास पावर, उसके पास ज्यादा सीटें, ज्यादा वोट पड़ेंगे ना उसके पास। ठीक है, फिर क्या होता है, राज्यसभा साधारण अवित्तीय या संविधान संशोधन विधेयक, देखो कभी लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा को सिर्फ रोकना है तो सिर्फ क्या 6 महीने तक रोक सकती है, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकती इसमें। ठीक है, अब तक सभी महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते रहे और अभी भी होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है हमारा वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति के बारे में देखते हैं। वित्तीय क्षेत्र के संबंध में शक्तियां लोकसभा को ही प्रदान की गई। भाई वित्तीय क्षेत्र में भी क्या होगा, जो लोकसभा है ना उसको ही बोला है कि भाई तू ही मास्टर है, तू ही संभाल। ठीक है, अथवा राज्यसभा को तो एक नाम मात्र की, या फिर बोल सकते हैं उनकी शक्ति एकदम गौण है। ठीक है, अनुच्छेद 109 के अंतर्गत वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही पारित किया जा सकता है। भाई एक अनुच्छेद है अपने संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, अनुच्छेद 109 में ये पूरी तरीके से लिख दिया गया है, बता दिया गया है कि वित्तीय विधेयक लोकसभा में ही पारित होगा, राज्यसभा में पारित नहीं होगा। ठीक है, फिर लोकसभा से पारित होने के बाद, लोकसभा से पारित हुआ फिर क्या हो जाता है, राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा यहाँ पर वित्तीय विधेयक को 14 दिन के लिए रोक सकती है। ठीक है, अंदर राज्यसभा द्वारा उसको लौटा देना होगा। फिर आगे सभा वित्तीय विधेयक में संशोधन के लिए सुझाव दे सकती है। देखो राज्यसभा क्या है, छोटी, मतलब लोकसभा कंपेयर में एक छोटा है एकदम, उसकी शक्तियां भी किसी गौण है। तो वित्तीय विधेयक के संबंध में क्या करती है, वो सिर्फ सुझाव दे सकती है।
ठीक है, और वो 14 दिन के लिए 14 दिन के लिए कर सकती है जो विधेयक उसको रोक सकती है, लेकिन उन्हें और कुछ सुझाव दे भी दिया तो भाई लोकसभा की मर्जी है उसको स्वीकार करना या ना करना, लेकिन उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। संविधान यह भी व्यवस्था करता है कि यदि वित्तीय विधेयक पारित होने के 14 दिन के अंदर राज्यसभा सिफारिश सहित या सिफारिश के बिना विधेयक लोकसभा न लौटाए तो भी इसको पास मान लिया जाता है। तुम कुछ भी कर लो, राज्यसभा वाले लोकसभा वाले वित्तीय विधेयक को तो पास कर ही देंगे। कार्यपालिका पर नियंत्रण की शक्ति, तो कार्यपालिका हमेशा लोकसभा के अधीन ही होती है। ठीक है, फिर हम पढ़ लेते हैं तो थोड़ा और समझ में आ जाएगा। भारतीय संविधान के द्वारा संघात्मक व्यवस्था की स्थापना की गई है। हमारा भारतीय संविधान के अंतर्गत क्या क्या है, संघात्मक व्यवस्था ली गई है। अतः संविधान के अनुसार संघीय कार्यपालिका अर्थात मंत्रिमंडल दोनों एक ही चीज हो गई। संसद यानी व्यवहार में लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व रहती है। किसके प्रति उत्तरदायित्व रहती है व्यवहार में? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है। मंत्रिमंडल केवल उसी समय तक अपने पद पर रहता है जब तक लोकसभा लोकसभा पर विश्वास होता है ना, लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो तब तक ही वो क्या करता है उसके पद पर रहेगा। संविधान में संशोधन संबंधी शक्तियां देखते हैं लोकसभा की, तो लोकसभा को राज्यसभा के साथ मिलकर संविधान में संशोधन परिवर्तन का अधिकार भी प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में अधिकांश भाग में संशोधन का कार्य अकेली संसद के द्वारा ही किया जाता है। इस संबंध में यह प्रक्रिया की संविधान का संशोधन का प्रस्ताव सदन के किसी भी देखो, जब संविधान संशोधन होता है ना, संविधान संशोधन में दोनों को बराबर शक्तियां प्राप्त की गई है, तो किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जा सकता है संविधान संशोधन। चाहे पहले आप लोकसभा में पारित कर दो फिर वो राज्यसभा से अप्रूव हो जाएगा, या फिर राज्यसभा में पारित कर दो फिर लोकसभा से अप्रूव हो जाएगा। यहाँ पे कोई ऐसा इश्यू नहीं है। निर्वाचन मंडल के रूप में कार्य करती है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें लोकसभा निर्वाचन मंडल के रूप में भी कार्य करती है। कैसे करती है देखते हैं। तो अनुच्छेद 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्य तथा राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। क्या कहानी हुई? अनुच्छेद 54 54 के अनुसार लोकसभा के सदस्य हो गए, राज्यसभा के सदस्य हो गए और राज्य विधान सभाओं के सदस्यों, ये तीनों जन क्या करते हैं? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 66 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है। ठीक है, ये निर्वाचित करेगी, यहाँ पे चुनाव करेगी। यहाँ पे राष्ट्रपति होगा शायद, यहाँ राष्ट्रपति होना चाहिए। लोकसभा के द्वारा सदन के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन किया जाता है। भाई लोकसभा ही उसके सदस्यों में से ही एक अध्यक्ष भी निकालती है, एक उपाध्यक्ष निकालती है तथा वह उन्हें पदच्युत भी कर सकती है। की शिकायतों का निवारण, क्यों? क्योंकि जो लोकसभा के जितने भी सदस्य रहते हैं ना, वो सीधे के सीधे जनता के द्वारा चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य प्रत्येक रूप से जनता द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं, इसलिए भाई जनता की शिकायतों का सुनना तो उनका काम हुआ ना। उनके द्वारा जनता के विचार तथा भावनाएं सरकार तक पहुंचाई जाती है। आगे हमारा आ गया विविध कार्य। विविध कार्य में हम देखते हैं लोकसभा और राज्यसभा मिलकर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा सकती है। लोकसभा राज्यसभा मिल गई, बोला चाहे राष्ट्रपति जी को हटाना है तो हटाने के लिए राष्ट्रपति जी पर क्या लगाते हैं? महाअभियोग लगाते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए यदि राज्यसभा प्रस्ताव पास कर दे तो इस प्रस्ताव का लोकसभा द्वारा अनुमोदित, देखो जो उपराष्ट्रपति जी को हटाने के लिए क्या करते हैं, कोई प्रस्ताव पारित करते हैं तो कभी राज्यसभा में भी पारित कर देते हैं, तो पर लोकसभा का अनुमोदन आवश्यक होता है तो ही उसको क्या करता है? पास माना जाता है बिल को। लोकसभा और राज्यसभा मिलकर सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग भी पास कर सकते हैं। तो दोनों मिलकर क्या कर सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस रहते हैं यानी न्यायाधीशों के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पास कर सकती है। सॉरी फॉर दिस। यदि राष्ट्रपति क्षमादान देना चाहते हैं तो उसकी स्वीकृति संसद से लेनी आवश्यक होती है। राष्ट्रपति क्षमादान देते हैं। अब आगे यूनिट 3 आएगी ना, जो जितनी इकाई उसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जी के हैं थोड़ा सा। और क्या है, तो लोकसभा की शक्तियों के उपरोक्त अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि संसद देश का सर्वोच्च अंग है। जनता का प्रतिनिधि संसद के कारण लोकसभा संसद का महत्वपूर्ण, शक्तिशाली एवं प्रभावशाली अंग है। व्यवहार की दृष्टि से लोकसभा को ही संसद का कह दिया जाए तो अनुचित न होगा, समझे।
दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी कोई बोलने में मिस्टेक हो गई हो तो इसके लिए सॉरी। और ऐसे ही वीडियो को देखते रहिएगा, आपका सपोर्ट चाहिए मुझे। जमकर शेयर करो, सभी तक फैला दो, अपने दोस्तों ग्रुपों और सभी में दो, क्योंकि उनकी भी स्टडी हो पाए और आप भी स्टडी कर पाओ। और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हो रहे हैं आपके। थैंक यू सो मच।